आज हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त? देखो, आज अपन अपने क्लास में पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके बाद अपन पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद अपन पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद अपन पढ़ेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। समझ में आया? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुविकल्पीय, अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये सारे के सारे सिर्फ एक क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, सिर्फ एक क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। प्रयागराज से बोल रहा हूँ मैडम जी, जितने भी प्रयागराज वाले चुपचाप से 40-40 रुपया सब निकालो, सब दो, वरना उस ऑटो वाले को पकड़ के लाओ। ऑटो वाला नहीं था, टोटो वाला था, है ना। जा हो टोटो वाला, तू हमारे संग ना। चलो आ जाओ, पहले सवाल पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है विभिन्न कीटों के मुख्य उपांग उदाहरण हैं। आपका बच्चा पहला सवाल आ चुका, विभिन्न कीटों के। देखिए जितने भी कीट है, जैसे आपका तितली है, आपका तितली होता है, मधुमक्खी, मधुमक्खी नहीं, फत्ता ले लो, फत्ती जानते हो, जो लाइट आपका ट्यूबलाइट जलता है तो फतिंगा उड़ते रहते हैं सब ना, उसी को कहते हैं हम लोग, फत्ती कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके कीट हैं उनके पास पाया जाता है पंख। तो उनके पंख किस चीज के एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए समरूपता के, ऑप्शन बी अवशेषी अंगों के, ऑप्शन सी समजात अंगों के, या डी पूर्वजता के, या ऑप्शन नंबर डी पूर्वजता के। ये बताओ क्या होगा, है ना। इस सवाल का सही जवाब बताओ। दीदू चश्मा लगा के देख रहे हो, है ना। चश्मा लगौला से हीरो न कहब ए बबुआ, तू तो लफुए कहब ए बबुआ। चलो अभी आंसर पे आ जाओ, बहुत बकैती कर रहे हैं, काहे की लुटा के आए हैं ना, यही लिए, ठीक है। तो देखो बच्चों, मेरे दोस्त, मेरे रसगुल्लो, याद रखना जितने भी कीट हैं उनके पंख किसके एग्जाम्पल होते हैं? समरूपता के, ठीक है। समरूपता को हम समवृत्ति अंग भी कहते हैं। अब समवृत्ति अंग क्या होता है? ऐसे अंग बच्चा जो दिखने में अलग होंगे लेकिन कार्य में सेम होंगे। जैसे पक्षी का पंख, पक्षी का पंख फरों का बना होता है, कीटों का पंख मेरे दोस्त किस चीज का बना होता है? ठीक है, पक्षी का पंख फरों का बना होता है, कीटों का पंख काइटिन का बना होता है, चमगादड़ का पंख त्वचा का बना होता है। लेकिन तीनों का काम क्या है? उड़ना, है ना। भले ही तीनों बने अलग अलग चीजों से हैं, भले ही तीनों बने अलग अलग चीजों से हैं, लेकिन तीनों का काम सेम है। काम क्या है बच्चा? उड़ना। ये सभी को याद रखना है ना, ये सभी को याद रखना है। तो ऐसा अंग जो दिखने में अलग हो, ऐसा अंग जो उत्पत्ति में अलग हो, उत्पत्ति में अलग परंतु कार्य में समान हो, कार्य में समान हो, इसी को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? समवृत्ति अंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? याद रखना, समवृत्ति अंग कहते हैं। ये सभी लोगों को याद रखना है ना, सभी लोगों को याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी फसलों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन भाग लेता है? ठीक है, आपका बच्चा सवाल आ चुका दूसरा कि बीटी फसल, बीटी फसल पता है? बीटी बच्चा क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया से निकाला गया जीन है, ठीक है। बीटी आपका एक बैक्टीरिया से निकाला गया जीन है, उस बैक्टीरिया को भी बीटी कहते हैं, और बीटी का पूरा नाम होता है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ठीक है। बीटी का पूरा नाम होता है बैसिलस थ्यूरिन जेनेसिस, ठीक है, बैसिलस थ्यूरिन जेनेसिस। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बीटी का पूरा नाम बैसिलस थ्यूरिन जेनेसिस होता है, ये मेरे दोस्त आपको याद रखना है। और इसके पास पाया जाता है कि विशेष अरे मोरी मैया, इसके पास पाया जाता है कि विशेष प्रकार का जीन, उस जीन को कहते हैं बीटी जीन, उस जीन को कहते हैं बच्चा बीटी जीन। ये जीन क्या करता है? ये जीन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन को कहते हैं क्राई प्रोटीन। उस प्रोटीन को क्या कहा जाता है? क्राई प्रोटीन। और ये प्रोटीन कोई मामूली प्रोटीन नहीं है, ये जहर है, जहर, ठीक है। ये क्या है बच्चा? जहर, लेकिन हमारे लिए नहीं, कीटों के लिए, ठीक है। ये क्राई प्रोटीन क्या होता है? विष होता है, लेकिन किसके लिए? कीटों के लिए। क्यों भैया? क्योंकि कीटों का जो पेट होता है वो क्षारीय होता है, और ये क्षारीय में सक्रिय होगा, ठीक है। क्षारीय माध्यम में ये सक्रिय से, देखो नागिन है ना, नागिन, आप लोग वो अभी नागिन सीरियल वापस आ गई, ठीक है। नागिन फिर से वापस आ गई अपना बदला लेने के लिए, और फिर चिल्लाएगी मैं नागिन हूँ, मैं नागिन हूँ। बार बार उस गधैया को खुद ही नहीं याद है कि मैं नागिन हूँ, मैं नागिन हूँ। एक ही चीज 76 बार बोलती है, मैं नागिन हूँ, मैं नागिन हूँ। उसका सुना सुना तो हमको याद हो गया है मैं नागिन हूँ,
जबकि मैं नागिन नहीं हूं। ठीक है, लेकिन देखो नागिन को कैसे पता चलता है कि मैं नागिन हूं? जब उसके पास बीन बजता है। ठीक है, जब उसके चारों तरफ बीन बजाओ तो वो अपना असली रूप धारण करने लगती है। असली रूप क्या करती है बच्चा? धारण करने लगती है। वैसे ही बच्चा ये जीन है, ये जीन बनाता है एक विशेष प्रकार का प्रोटीन जिसका नाम क्या है? क्राई प्रोटीन। ये बेचारे को पता ही नहीं कि मैं जहर हूं। इसको कब पता चलेगा? जब ये कीटों के पेट में जाएगा। अब सवाल, कीटों के पेट में ऐसा क्या है? सवाल, कीटों के पेट में ऐसा क्या है जिससे इसको पता चल जाता है? तो कीटों का पेट होता है क्षारीय, और ये क्षारीय माध्यम में सक्रिय हो जाएगा। ये क्षारीय माध्यम में सक्रिय हो जाएगा, और सक्रिय होकर बच्चा क्या होगा? याद रखना, सक्रिय होकर वो कीटों का पेट फाड़ देगा। है, याद रखना है। ठीक है, तो बीटी फसलों के उत्पादन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बीटी बैक्टीरिया का। बीटी का पूरा नाम बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। ठीक है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ये आपको याद रखना है ना? ये बच्चा आपको याद रखना है। और कौनो हमको उल्टा सीधा लिखत पाया गया ना, ब्लॉक कर देंगे बेटा, दोबारा दिखबो नहीं करोगे हमारे क्लास में, है ना? मुफ्त का क्लास मिल रहा है, चुपचाप से पढ़ लो। ठीक है, नालायक कहीं के, वरना बैच ढूंढते फिरना 500 1000 वाला। चलिए, यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? अगला सवाल, तीसरा सवाल बच्चा आ चुका। डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? आपके सामने बच्चा हमारा अगला सवाल आ चुका। डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एमाइलेज कहते हैं, ऑप्शन बी लाइपेज कहते हैं, ऑप्शन सी एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी कहते हैं। ठीक है, आपके सामने बच्चा सवाल आ चुका। सवाल है आपके सामने, क्या डीएनए के खंडों को, डीएनए को अगर बोलता डीएनए का टुकड़ा कौन करता है, अगर सवाल आता डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में कौन काटता, तो आपका जवाब होता रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। याद रखना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज न्यूक्लियेज एंजाइम, है ना? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम ये क्या करता है बच्चा? याद रखना, ये आपका डीएनए को काटने का, डीएनए को एक विशेष स्थान पर काटता है। ये नहीं कि कहीं भी काट देगा, इसका एक जगह है काटने का। ठीक है, फिक्स जगह पे काटता है। ठीक है, डीएनए को एक विशेष स्थान पर काटता है, विशेष स्थान पर काटता है। इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। हिंदी में कहा जाता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, प्रतिबंधन न्यूक्लियेज एंजाइम, ये आपको याद रखना है। अब आगे की तरफ बढ़ जाओ, है ना? अब आगे की तरफ बढ़ जाओ बच्चा। डीएनए के खंडों को काटने वाला तो समझ में आ गया कि डीएनए को काटता कौन है। सवाल है डीएनए को जोड़ता कौन है। ठीक है, सवाल है डीएनए को जोड़ता कौन है। तो याद रखना, डीएनए को जोड़ने वाला एंजाइम लाइगेज है। ठीक है, डीएनए को जोड़ने वाला एंजाइम क्या है बच्चा? याद रखना, लाइगेज है। क्या है? लाइगेज। क्लियर? हाँ जी ना बच्चा, बोलो बोलो, सबको समझ में आया? क्या बोला हमने बच्चा? डीएनए को खंडों को जोड़ने वाला लाइगेज, काटने वाला एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, काटने वाला एंडोन्यूक्लियेज, जोड़ने वाला लाइगेज, ये सभी को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, अगला सवाल है बच्चा, पारिस्थितिकी सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? ठीक है, पारिस्थितिकी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, है ना? पारिस्थितिकी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन है, हमको गर्मी लग रहा है जी। ठीक है, एसी का रिमोट कौन सा है? ठीक है, बताओ। ठंडी के दिनों में निधि मैम तो अलग है, इनका राज चलता है ये दुनिया से ना अलग, पता नहीं कौने लोग से आई है। लोगों को ठंडी लग रहा है, हमको गर्मी लग रहा है। एसी बताओ 18 पे करके चला रहे हैं। चलो कौनो बात नहीं। पारिस्थितिकी सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? एजी टेंसले, ये आपको याद रखना है। एजी टेंसले, ये आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। आप लोग कहते हो मैम आप सब्जेक्टिव नहीं कराते, तो आज के क्लास में हम सब्जेक्टिव कराएंगे और आपका टेंशन खत्म करेंगे। ठीक है, आज के क्लास में अपन क्या करने वाले? सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, सभी को यहाँ तक क्लियर है। आ जाओ अगला सवाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाटसन कैसे होगा नालायक? वाटसन होगा जी? वाटसन नहीं होगा। वाटसन और क्रिक तो भैया वो आपका अलग मॉडल दिए थे ना, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिए थे, है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए आइए अगला सवाल, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहा जाता है? कोई बता सकता है? किसी बच्चे के पास जवाब? किसी बच्चे के पास इस सवाल का जवाब, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहा जाता है? सबसे पहले जानते हैं हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया बच्चा एक लिंग संलग्न मेंडेलियन विकार है। क्या लिखेंगे? यह लिंग संलग्न गुणसूत्र, ठीक है, लिंग गुणसूत्र पर होने वाला यह लिंग संलग्न गुणसूत्री मत लिखो, लिंग संलग्न मेंडेलियन विकार है। लिंग संलग्न मेंडेलियन विकार है, ठीक है। इस रोग में रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन खराब हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर किसी को हीमोफीलिया होगा ना तो उसमें रक्त का थक्का जमाने वाले जीन में क्या होगा, दोष उत्पन्न हो जाएगा। लिखेंगे इस रोग में बच्चा कॉपी उठा लो। अरे नालायक है, बोर्ड के एग्जाम में अब देख रहे हो समय कितना बचा है, मात्र बिहार बोर्ड वालों में 60 दिन बचा है, यूपी बोर्ड वालों में कम से कम बस 60 से 70 दिन बचा है। नालायक को पढ़ लो रे, पढ़ लो, अपने माई बाबू के बारे में तन्नी सा सोच के तन्नी सा पढ़ लो, ठीक है। बाद में करना ना, ये सब छुछुनर वाला काम करने के लिए पूरा जिंदगी पढ़ा है, अभी पढ़ाई पर ध्यान दे लो थोड़ा सा, ठीक है। तन्नी सा ध्यान दोगे ना तो अच्छा नंबर लेकर आ जाओगे, ठीक। तो कॉपी उठाकर लिखते चलिए, ठीक है। हीमोफीलिया क्या है? यह लिंग संलग्न मेंडेलियन विकार है। अगला, इसमें रक्त का थक्का जमाने वाला, इसमें रक्त का थक्का जमाने वाले जीन में दोष उत्पन्न हो जाता है। इसमें रक्त का थक्का जमाने वाले जीन में दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसमें क्या होगा, इसमें रक्त का थक्का जमाने वाले जीन में दोष उत्पन्न हो जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे की तरफ, अब इसमें होता क्या है, इसमें रोगी व्यक्ति में, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बनता। याद रखना, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में, राइटिंग पे कोई ध्यान नहीं देगा, ठीक है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता, अर्थात चोट लग जाने पर लगातार खून बहता रहेगा। चोट लग जाने पर लगातार खून, ठीक है। ये पीडीएफ बच्चा ट्रेन में बैठे बैठे बना है। तुम लोग जो दिन भर सूत रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, निधि मैम एक एक चीज बैठकर आपके लिए कर रही हैं कि हमारे बच्चों तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जाए, है ना। तुम लोगों के लिए ट्रेन में बैठे बैठे पूरा पीडीएफ बना है, देख रहे हो, बॉर्डर सॉर्डर दिवाली वाला लुक पूरा बैठे बैठे ट्रेन में बना है, सुंदर सा तुम लोगों के लिए, ठीक है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं जमता, अर्थात चोट लग जाने पर लगातार खून बहता रहेगा, लगातार खून बहता रहेगा। इसीलिए इसको ब्लीडर रोग कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे ब्लीडर रोग कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बोलो जी मैम आपका राइटिंग अच्छा नहीं है, हमको पता है हमारा राइटिंग अच्छा नहीं है, नजर मत लगाओ, ठीक है। अभी तो ठीक है, इससे पहले हमारा इससे भी खतरनाक वाला चिड़ैया का टांग होता था। अभी तो तुम लोगों इतना मेरा बेइज्जती किए हो ना, सुंदर लिखना स्टार्ट किए हैं, इसको सुंदर राइटिंग कहते हैं। चलो आ जाओ। हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस आनुवांशिक रक्त विकार से पीड़ित व्यक्तियों का रक्त ठीक से नहीं जम पाता, जिससे छोटी मोटी चोट लगने पर भी लंबे समय तक खून बहता रहता है, ठीक है। इतना खून बहेगा कि हमारे शरीर से पूरा खून निकल जाएगा और मृत्यु भी हो सकता है। इसीलिए बहुत ही खतरनाक रोग है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। हीमोफीलिया को हम क्या कहते हैं, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस रोग में पीड़ित व्यक्ति में खून का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी खून लगातार आपका बहता रहेगा। क्लियर है? हाँ जी मैम, ठीक है। सभी लोग बताओ क्या यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चा,
पारक्रमण क्या है? ठीक है, अगला सवाल है पारक्रमण। पारक्रमण का मतलब होता है ना किसी चीज का एक से दूसरे के शरीर में जाना, है ना बच्चा? क्या लिख के पढ़ाती हैं मैम, आप तो अच्छे से समझ आता है। चलो थैंक यू सो मच एंग्री गर्ल। ठीक है, आप बहुत प्यारी हो, आपका नाम भले एंग्री है लेकिन आपने बात बहुत प्यारा किया है। ठीक है, अभी आ जाओ पारक्रमण। पारक्रमण का मतलब होता है किसी जीन को किसी दूसरे कोशिका में डालना, इसी को पारक्रमण कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है बच्चा? पारक्रमण। यह एक प्रक्रिया है जिसमें किसी कोशिका में बाहरी डीएनए, लिख देते हैं, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें बाहरी जीन को ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें बाहरी जीन को किसी कोशिका में डाला जाता है, किसी कोशिका में वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए डाला जाता है। वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें बाहरी जीन को किसी कोशिका में वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए डाला जाता है पारक्रमण कहलाता है। ये आपको याद रखना है ना, ये बच्चा आपको याद रखना है। पारक्रमण किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्त याद रखना, ठीक है। पारक्रमण का मतलब होता है वह प्रक्रिया जिसमें बाहरी जीन को किसी कोशिका में वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए डाला जाता है ना। बोलो क्लियर है? दीदू आप तो धीरे धीरे अंग्रेजन बनते जा रहे हैं, अंग्रेजन लग रहे हैं। काहे भैया, गोर लग रहे हैं क्या? है गोर लग रहे हैं क्या जी? हम तो देख ही नहीं पा रहे हैं खुद को। ठीक है, लाइटनिंग का कमाल है बच्चा, लाइटनिंग का कमाल है। ठीक है, अब तो हम सोच लिए अपने ब्याह में भैया मेकअप पे खर्चा नहीं करना है, लाइट पे खर्चा करना है। ठीक है, जहां चलेंगे 4 गो लाइट मैन को खड़ा कर देंगे, वो लाइट हमारे चेहरे पे डालेगा। सच्ची है, जितना ज्यादा लाइट उतना आप सुंदर लगोगे। ठीक है, चलो सुंदरता का राज बता दिए तुम लोगों को, किसी को बताना मत। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। जीनोम पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अगला बच्चा क्या है आपका? जीनोम किसे कहते हैं? तो देखो मेरे दोस्त, आप सबको पता है हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है गुणसूत्र, और गुणसूत्र पर पाया जाता है जीन। ठीक है, तो जीनों का वह समूह जो लक्षणों को कंट्रोल करता है, लक्षणों को नियंत्रित करता है, हम उसी को बच्चा कहते हैं जीनोम। अगर आपसे कोई पूछे जीनोम क्या है, तो क्या लिखोगे? कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों का क्रम या जीनों का समूह जीनोम कहलाता है, जो लक्षणों को कंट्रोल करता है। ठीक है, ओके। तो कैसे लिखेंगे? जीनोम एक कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए निर्देशों का संपूर्ण संग्रह होता है। आप सिंपल सा बच्चा डेफिनेशन लिखना, जीनोम क्या है? कोशिकाओं के भीतर उपस्थित गुणसूत्र। ठीक है, कोशिकाओं के भीतर उपस्थित गुणसूत्र। क्लियर? कोशिकाओं के भीतर उपस्थित गुणसूत्र डेफिनेट में भूल गए क्या जी? कोशिकाओं के भीतर उपस्थित गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीनों का कुल। ठीक है, कोशिकाओं के भीतर उपस्थित गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीनों का कुल संख्या। ठीक है, संख्या या क्रम। ठीक है, पाए संपूर्ण समूह। ठीक है, जीनों का कुल समूह जीनोम कहलाता है। ठीक है, मनुष्य में जीवों में लक्षणों को नियंत्रित करने वाले। ठीक है, जीवों में लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीनों का
जीनों का संपूर्ण समूह जीनोम कहलाता है। जीनोम कहलाता है, ये आपको याद रखना है ना, ये बच्चा आपको याद रखना है। बताओ क्लियर है? ठीक है, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? बाबा बड़ा मत लिखो, हैं बड़ा बड़ा है जी, गधा कहीं का। एक लाइन में डेफिनेशन लिखोगे तो नंबर मिलेगा तुमको, है ना, चपक करके दबा करके लिखना होगा। कम से कम एक एक क्वेश्चन का आंसर। देखो दो तरह के टीचर होते हैं, हम बताते हैं। एक टीचर बोलेगा 2 नंबर का सवाल है तो एक लाइन में जवाब देकर आओ, जितना तुमको आता है उतना लिख के आओ। और एक होते हैं हमारी तरह टीचर, है ना, एक होता है बच्चा हमारी तरह टीचर जो आपको बोलेगा कि अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब 4 लाइन में आता है तो दो 4 लाइन में, ठीक है, रुकना नहीं है। अगर 4 लाइन आता है बच्चा 4 लाइन लिखो। याद रखो जितना काफी भरा भरा लगेगा एग्जामिनर को उतना तगड़ा नंबर देगा। हमारा बायो में 95 आया था, 95 ऐसा ही नहीं आया, लिखे एकदम मजे का, है ना। एक एक सवाल का जवाब डायग्राम बनाकर 4-4 लाइन में लिखे। कोई हमसे पूछे ना कि आपका 95 कैसे आया, तो मेरे दोस्त हम बोलेंगे कि हर सवाल का जवाब हमने डिटेल में दिया। हमने ये नहीं पूछा कि तुम शॉर्ट हो कि तुम लॉन्ग आंसर हो, हमने कहा तुम्हारा आंसर लिखना है, हमको जितना आ रहा है हम उतना लिख के आएंगे। और आपको भी बच्चा यही करना, अगर आप निधि मैम के स्टूडेंट हो तो आपको ये नहीं देखना है कि बस 2 लाइन में खत्म करना है। अगर आपको आता है इस सवाल का जवाब 4 लाइन में तो 4 लाइन में दो। अगर आपको टाइम है, आपके पास, आपका स्पीड अच्छा है लिखने का, तो आप लिखिए, ठीक है, आप लिखिए। ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी तक जाओ यार, मजे का लिखो। 3 घंटा है, 3 घंटा, समझ में आया? हम सी कॉपी लिए थे बायो में, ऐसे ही बेटा तुम हमको हल्के में लिए हो जी, हमारा वजन बस कम है, ठीक है, बस हमारा वजन कम है, बाकी हमारा बात भी बड़ा बड़ा है और पढ़ाई भी, पढ़ाते भी बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, सिरका के उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है? ठीक है, सिरका बनाने के लिए, सिरका मतलब एसिटिक एसिड। सिरका किसको कहा जाता है बच्चा? एसिटिक एसिड। अब बताओ इसको बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, तो नाम से आपको समझना है, ठीक है, नाम से आपको समझना है एसिटोबैक्टर एसिटाई। ठीक है, नाम से आपको समझ में आ जाएगा एसिटिक एसिड बनाने के लिए, है ना, एसिटिक एसिड बनाने के लिए हम एसिटोबैक्टर एसिटाई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बोलो क्लियर है? क्या लिखोगे आप? लिखना बच्चा अरे एसिटिक एसिड बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एसिटोबैक्टर एसिटाई, है ना। इसके मदद से क्या बनता है? हमारा सिरका का निर्माण होता है। इसके वजह से क्या बनेगा? सिरके का निर्माण होगा। ये सभी लोगों को याद रखना है ना, ये सभी लोगों को बच्चा याद रखना है। बताओ क्लियर है? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, सभी को यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, सभी को यहाँ तक क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है मैम, खाना खाने जा, अरे हमको देखत देखत खा लो ना भैया, हमारा क्लासवो करते रहो, खाते भी रहो। ठीक है, सिरका बनाने के लिए एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको AAB भी कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, जैसे हम लैक्टोबैसिलस को बोलते हैं ना, लैब से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, लैक्टोबैसिलस को, ठीक है, लैक्टो एसिटिक बैक्टीरिया को हम लैब से डिनोट करते हैं। सेम उसी तरह से सिरका बनाने वाली बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर एसिटाई है, जिसको हम AAB भी लिख सकते हैं। ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटाई, जिसको हम AAB भी लिखते हैं। आपको इससे याद रखना है, ठीक है, इससे बच्चा आपको याद रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़े। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, बताओ सबको क्लियर है? जी मैम जी। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी क्या है मेरे दोस्त? किसी सूक्ष्म जीव का उपयोग कर, है ना। जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है मेरे दोस्त? याद रखना, किसी सूक्ष्म जीव का प्रयोग कर हम क्या, सिंपल सा बताओ क्या होगा? किसी सूक्ष्म जीव का प्रयोग कर औद्योगिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त करना जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। ये आपको याद रखना है। लिखना कैसे लिखोगे? लिखना बच्चा, ठीक है, जब किसी सूक्ष्म जीव का उपयोग कर, किसी सूक्ष्म जीव का उपयोग कर औद्योगिक मात्रा में, किसी सूक्ष्म जीव का उपयोग कर औद्योगिक मात्रा में
औद्योगिक मात्रा में वांछित उत्पाद प्राप्त करना। ठीक है, किसी सूक्ष्म जीव का उपयोग कर औद्योगिक मात्रा में वांछित उत्पाद प्राप्त करना, वांछित उत्पाद प्राप्त करना। ठीक है, वांछित उत्पाद प्राप्त करना जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, ये अच्छा आपको याद रखना है। कोई पूछे जैव प्रौद्योगिकी क्या है तो याद रखना किसी सूक्ष्म जीव का, ठीक है, किसी सूक्ष्म जीव का प्रयोग कर वांछित, ठीक है, किसी सूक्ष्म जीव का प्रयोग कर वांछित उत्पाद को औद्योगिक मात्रा में प्राप्त करना, इसी को बच्चा हम जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ये सभी लोगों को याद रखना है ना? बताओ सबको क्लियर है? जी मैम, जी मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दीदू कुछ लोग फालतू कमेंट कर रहे हैं, आपको बुरा नहीं लगता है? प्रिया गौतम जी, क्यों बुरा लगेगा बच्चा? उनको संस्कार मिला है वो, ठीक है, उनके संस्कार में है किसी के बारे में गलत लिखना, किसी लड़की के बारे में उल्टा सीधा लिखना, वो उनका संस्कार है। अगर हम उन जैसों का सुनकर अपना हम खून जलाएं तो हमको ना बेवकूफ कहा जाएगा। तो प्रिया गौतम आप भी चिंता मत करो, ऐसे नालायकों को बोलने दो, वो आपको पता नहीं है बट हमें सिखाया गया है। ठीक है, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। तो भैया जो बोल रहा है हमारे बारे में उसको बोलने दो, हम उसको छोड़ दिए हैं। ठीक है, उन लोगों को छोड़ दिए हैं कि तुम जितना भोग सकते हो भोगो, निधि मैम अपना काम करती रहेंगी। ठीक है, मेरा काम है आपको पढ़ाना, आपको हंसाना, आपको खुश रखना, और वो काम निधि मैम हमेशा करती रहेंगी। ठीक है, तो प्रिया आप उस पर ध्यान मत दो, यहाँ पर ध्यान दो, और बताओ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है दीदू, मैं आपके साथ ही नोट भी कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राफिया जी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। वह तकनीक है जिसमें जैविक प्रणालियों, जीवित जीवों या उनके हिस्सों का प्रयोग करके मानव लाभकारी उत्पाद या सेवाएं बनाने के लिए किया जाता है, इसी को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसी को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट आ जाओ लघु उत्तरीय प्रश्न पर। अब बारी है लघु उत्तरीय प्रश्नों का। क्या आप तैयार हैं? ठीक है, क्या आप तैयार हैं? आ जाओ अगला सवाल। ठीक है, अब हमारा पहला सवाल आ चुका। एक संकर और द्विसंकर में क्या अंतर है? एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण में अंतर क्या है? देखो, मान लो कलुआ ब्याह करने के लिए लड़की देखने गया है ना, कलुआ से पूछे तुमको कैसी लड़की चाहिए, वो बोला सब हो के हुनर में मेहरारू चाहिए सुनर। वो बोलता है कि हमको उसके अंदर सब हुनर चाहिए और मेहरारू कैसी होनी चाहिए? सुंदर होनी चाहिए। यानी जब हम किसी के अंदर केवल एक लक्षण को ध्यान में रखेंगे, केवल एक लक्षण, कलुआ से बोले कोई एक चीज बताओ जो तुमको तुम्हारी मेहरारू में चाहिए, वो बोली कि वो सुंदर होनी चाहिए। तो जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर हम शादी ब्याह कराएंगे, क्रॉस करवाएंगे, तो इसको एक संकर संकरण कहेंगे। और जब हम दो लक्षण, ठीक है, जैसे मान लो लड़का बोला, कलुआ बोला कि सुंदर होनी चाहिए, तब तक मम्मी पीछे से बोल रही है सुंदर के साथ साथ उसको खाना भी बनाने आना चाहिए। तो यहाँ पर कगो लक्षण हो गया? दो लक्षण। कगो लक्षण बच्चा? दो लक्षण। तो दोनों आपको याद रखना है। एक संकर संकरण का मतलब होता है कि जब एक लक्षण को, ध्यान में रखकर, जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर, ठीक है, जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है, जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। एक संकर संकरण कहते हैं। और जब दो लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराएंगे तो इसको द्विसंकर संकरण कहेंगे। तो कितना आसान है, अभी नहीं कि परीक्षा में लिख कर आ जाओ। हमारी मैडम बोली है जब कलुआ केवल एक लक्षण रख के शादी करेगा तो एक संकर, और जब दो लक्षण ध्यान में रखकर शादी करेगा तो द्विसंकर। तोड़ा जाओगे, ठीक है, एग्जामिनर तोड़ेगा, मम्मी पापा भी तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि जब हम दो जनकों के मध्य एक लक्षण को ध्यान में रखकर, जब दो जनकों के मध्य एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाएगा तो इसे एक संकर संकरण कहेंगे। और दूसरा क्या है ना, दूसरा क्या होगा बच्चा? जब दो लक्षणों को ध्यान में रखकर, जब दो लक्षणों को
ध्यान में रखकर, ध्यान में रखकर, जब दो लक्षणों को ध्यान में रखकर जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं, ठीक है, जब दो लक्षणों को ध्यान में रखकर जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं। ठीक है, ये बच्चा आपको याद रखना है ना। एक संकर संकरण पर आपका आनुवांशिकी का 2 नियम आधारित है। क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन सा नियम किस पर डिपेंड करता है ना। ठीक है, हाँ, तो बच्चा याद रखना, एक संकर संकरण पे कौन सा नियम है मेंडल का, पहला और दूसरा। पहले नियम का क्या नाम है? हर्ष जी आपको ब्लॉक कर देंगे, आपको मजा आ जाएगा बढ़िया से। ठीक है, चुपचाप से पढ़ाई पर ध्यान दे दो नहीं तो। ठीक है, तो याद रखना, मेंडल के कितने नियम थे? 3 नियम थे। उन तीनों नियम को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी का नियम कहते हैं। मेंडल के 3 नियम है, तीनों नियम को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी का नियम कहा जाता है। मेंडल का पहला और दूसरा यानी प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम एक संकर संकरण पर आधारित है, जबकि मेंडल का तीसरा नियम जिसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं वो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। ये क्वेश्चन बार बार आएगा आपके परीक्षा में, है ना, तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है ना। मैम दीदू आपका पढ़ाया सब क्लास में ही याद हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया विकास, थैंक यू बच्चा, आप इसी तरह से पढ़ते रहो। एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस, जब दो पौधों के बीच में एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाएगा तो इसे एक संकर संकरण कहेंगे। जब दो पौधों के मध्य दो लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाएगा तो इसे द्विसंकर संकरण कहेंगे। ठीक है, याद रखना, एक संकर संकरण में हमको जो फिनोटिपिक अनुपात मिलता है वो 3:1 मिलता है, जबकि द्विसंकर क्रॉस में 9:3:1 मिलता है। एक संकर क्रॉस में जीनोटिपिक अनुपात हमको 1:2:1 मिलता है, जबकि द्विसंकर में 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1 मिलता है। ठीक है, बोलो बोलो, यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि भैया दोनों में अंतर आता है, हर बार आता है नालायक, तो आप लोग कॉपी में कहीं दबा करके लिख लो, बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या क्या लिखोगे मैम? अगर आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ाते तो ये भी हलवा लगता। हा हा हा, ठीक है, ऐसे मत बोलो। एक संकर संकरण, एक संकर संकरण और दूसरा हमारे पास क्या है? द्विसंकर संकरण। इतना अच्छा पढ़ाते तब तो तुम लोग पढ़ते नहीं हो हमसे, हैं? तब तो भैया तुम लोग हमसे पढ़बे नहीं करते हो। आज तक हम 1000 बच्चे लाइव नहीं पढ़ा पाए, का बढ़िया पढ़ाते हैं हम, ठेंगा बढ़िया पढ़ाते हैं जी, कुछ नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, बच्चे ही नहीं आते हमारे क्लास में। चलिए आइए, एक संकर क्रॉस में क्या क्या याद रखना है? पहला चीज, एक लक्षण को ध्यान में रख के क्रॉस, एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस। ठीक है, और क्या याद रखना है? इसमें फिनोटिपिक यानी लक्षण प्रारूप अनुपात, इसमें लक्षण प्रारूप अनुपात, इससे एमसीक्यू हर साल बनता है, हर साल एमसीक्यू बनता है, तो आपको तैयार रहना है। इसमें लक्षण प्रारूप अनुपात क्या मिलेगा? 3:1 मिलेगा, 3:1 मिलेगा। आगे इसमें जीन प्रारूप अनुपात, इसमें जीन प्रारूप अनुपात 1:2:1 मिलेगा, 1:2:1 मिलेगा। आगे इसमें टेस्ट क्रॉस अनुपात 1:1 मिलेगा, 1:1 मिलेगा। इसको बच्चा लिख लो, इसी से एमसीक्यू बनता है, इन्हीं चारों से 4 एमसीक्यू बनेगा। सवाल आएगा कि बताओ एक संकर संकरण का जीनोटाइप क्या होता है? गधा बोल जल्दी से फटाफट से। एक संकर संकरण का जीनोटाइप अनुपात क्या होगा? 1:2:1। क्या होगा? 1:2:1। और अगर बोला जाएगा फिनोटाइप अनुपात क्या होगा तो क्या बोलोगे? फिनोटाइप अनुपात क्या होगा तो क्या बोलोगे? आप बोलना 3:1, 3:1। ये दोनों चीज याद रखना है, ये दोनों चीज बच्चा आपको याद रखना है। अब आ जाइए आगे की तरफ। ठीक है, अब आ जाओ कहां पर बच्चा? यहाँ की तरफ। यहाँ पर क्या है? द्विसंकर संकर। ठीक है, रुक जाओ, तो एक नालायक बोल रहा है पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्या करे? चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। काहे कि भैया लास्ट शरण तो घोर के पी गए हो, डूबने के अलावा कुछ नहीं है। और पहले हम अपने क्लास से तुमको ब्लॉक करेंगे, है ना? तुम खुद नहीं पढ़ोगे, हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी नहीं पढ़ने दोगे। रुक जा बेटा, तुम पहले तुमको ब्लॉक करके हटाए।
कहाँ गया? इसलिए कहते हैं हमारे क्लास में 3-5 नहीं, 3-5 का अधिकार केवल निधि मैम का है, बाकी हमारे क्लास में कोई नहीं करेगा। चलिए बाय 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 बाय, जाओ जहां पे मन लग रहा है वहां जाके तुम करो 3-5, ठीक है। द्विसंकर संकरण में बच्चा याद रखना पहली चीज, इसमें दो लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है। दो लक्षणों को, इसमें दो लक्षणों को ध्यान में रखकर, इसमें दो लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है पहली चीज, ठीक है। दूसरा बच्चा आपके सामने होगा, इसमें लक्षण प्रारूप अनुपात, इसमें लक्षण प्रारूप अनुपात ये याद रखना 9:3:3:1 होता है, 9:3:3:1 होता है। आगे इसमें जीन प्रारूप अनुपात, इसमें जीन प्रारूप अनुपात क्या होगा, कैसे याद रखना है, 1-2-1 2-2-4 1-2-1, कैसे याद रखना है बच्चा, 1-2-1 2-2-4 1-2-1, इस तरह से हम याद किए हैं, ठीक है। 1-2-1 2-2-4 1-2-1, ठीक है, 1-1 1-2-1, इस तरह से आपको भी याद रखना है, ये जीन प्रारूप अनुपात है। इसका टेस्ट क्रॉस अनुपात, इसका टेस्ट क्रॉस अनुपात 1:1:1:1 होता है, 4 गो 1 होता है, ठीक है। एक पॉइंट और लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, मेंडल का, ठीक है, लिखेंगे 5वां पॉइंट, मेंडल का प्रभाविता एवं पृथक्करण का नियम इसी पर आधारित है। पृथक्करण का नियम इसी पर आधारित है। अब इसके बारे में लिखेंगे, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम इस पर आधारित है। ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको इस तरह से याद रखना है, बताओ याद रहेगा, बोलो बोलो बोलो, क्या आपको याद रहेगा, जल्दी बताइए। मैम आप बहुत सूरत है बट आप बहुत जल्दी गुस्सा जाती हैं और गुस्सा सूट नहीं करता है आपको। कंट्रोल, आगे बढ़ते हैं। चलो ये आपका कंप्लीट हो चुका, ठीक है। ये बच्चा आपको इस तरह से याद रखना है, भूल मत जाना, है ना, भूल नहीं जाना है आपको याद रखना है ये चीज, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्पलेट रज्जू और कोडिंग रज्जू में अंतर बताइए, ठीक है। आपका सवाल टेम्पलेट रज्जू और कोडिंग रज्जू में क्या अंतर है, अब इन दोनों में अंतर बताना है, ठीक है। तो याद है आपको, हमने आपको अनुलेखन पढ़ाया था, है ना, हमने आपको क्या पढ़ाया था बच्चा, अनुलेखन पढ़ाया था। अनुलेखन का मतलब क्या होगा, 1 2 2 4 1, अरे क्या नाम है, सूरज जायसवाल जी, आप बच्चे टेढ़ा मेढ़ा कर दियो, आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, है ना, किसी भी तरह से लिख सकते हो आप, 1 2 1 लिखो, 2 2 4 लिखो, पहले वो आपके ऊपर है, ठीक है। हम बस याद करने के लिए हम उसको इस तरह से याद किए, 1 2 1, ठीक है, 1 2 1 2 2 4 1 2 1, मेरे साथ बोलो 1 2 1, देखो 1 2 1 2 2 4 1 2 1, इसको दिन भर में कम से कम 13 से 14 बार जाप करिए, निधि बाबा जी का आपको भैया आशीर्वाद लगेगा, लप लप याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए टेम्पलेट रज्जू और कोडिंग रज्जू में अंतर बताइए, पहले समझ लेते हैं, ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। टेम्पलेट रज्जू और कोडिंग रज्जू कहते हैं किसको, पहले तो ये समझो, ठीक है। अरे ये काहे नाच रहा है जी, ठीक है। अनुलेखन प्रक्रिया पहले बताओ क्या होता है, याद है आपको, डीएनए बनेगा, फिर डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से बनता है प्रोटीन, ठीक है, ये सभी को याद है, ठीक है। डीएनए क्या करता है, आरएनए बनाता है, आरएनए क्या करता है बच्चा, प्रोटीन बनाता है, ठीक है, ये सभी को याद रखना है, ठीक है। हमारे क्लास में
एक महान हस्ती आ चुके हैं, तारा गोस्वामी जी। ठीक है, मैं इनकी तारीफ नहीं करूंगी क्योंकि बाकी टीचर्स इनकी तारीफ करते हैं। ये वही इंसान है, ये वही इंसान है जो हमें डांटते रहते हैं। ठीक है, तो अब तुम लोग देख लो क्या करना है। ये सर जी है, कोई कुछ बोल मत देना वरना मेरा क्लास बंद हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर आ जाओ। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। क्लियर? अब देखो मेरे दोस्त, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृतिकरण कहलाता है। अगर बोले डीएनए से क्या बनेगा तो कहोगे डीएनए, और डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? प्रतिकृतिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिकृतिकरण कहलाता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ओके, यहां तक क्लियर है। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। डीएनए से क्या बनता है बच्चा? आरएनए बनता है। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाएगा? अनुलेखन। डीएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन कहलाएगा, और आरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवादन कहलाएगा। ठीक है, आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाएगा? अनुवादन कहलाएगा। ये भी आपको याद रखना है, अनुवादन कहलाएगा। ठीक है, ये बच्चा आपको याद रखना है। बोलो क्लियर है? बोलो बोलो, क्या सभी को क्लियर है? दीदू, डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन। बहुत बढ़िया आयुष राजवी जी। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ठीक है। चलो जल्दी जल्दी बताओ बच्चा, जल्दी जल्दी जवाब दो जी तुम लोग। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? हाँ जी मैम लिख दो, है ना? तारा गोस्वामी मैम, ट्रेन लेट हो गया है। आप जीवन भर लेट रहोगे सर, आप पूरी जिंदगी लेट रहोगे। अगर हमारा आज का क्लास 5 बजे का सत्यानाश गया ना तो पूरा इल्जाम तारा गोस्वामी सर पे लगेगा। ठीक है, चलो तुम लोग बताओ, समझ में आ गया? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, समझ में आ चुका है। आइए तो देखो, अब हम इसको समझाए क्यों है। अब कहोगे मैडम क्वेश्चन पूछा है टेम्पलेट रज्जू, कोडिंग रज्जू, आप पढ़ा रही हैं अनुलेखन अनुवादन, है स्क्रू ढीला है क्या आपका? कुछ और पढ़ा रही है, नालायक तुम लोगों का स्क्रू ढीला है। ठीक है, अगर हमको डायरेक्ट क ख ग घ में डायरेक्ट क से कबूतर पढ़ना होगा ना पहले, उसके बाद ना कफ और कमल पे आओगे। कुछ हो बोलते हैं, छोड़ो जी, तुम लोग यहाँ ध्यान दो। ठीक है, डीएनए से बनता है हमारे आरएनए। डीएनए होता है द्विकुंडलित। डीएनए क्या होता है बच्चा? हमारा द्विकुंडलित। अब इसको बनाना है आरएनए। अब ये बनाएगा कैसे? सबसे पहले डीएनए का दोनों धागा अलग हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा? डीएनए के हमारे 2 धागे थे, दोनों धागा क्या हो जाएगा बच्चा? अलग हो जाएगा। ठीक है, डीएनए का दोनों धागा अलग हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। हमने दोनों को अलग कर दिया। ठीक है, एक हमारा ऊपर, एक हमारा नीचे। अब ऊपर वाला धागा होता है आपका 5 से 3 की तरफ, नीचे वाला होता है 3 से 5 की तरफ। ठीक है, जो 5 से 3 की तरफ वाला है, ठीक है, जो 5 से 3 की तरफ वाला है, हम इसे कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। और एक कहलाएगा कोडिंग स्ट्रैंड। सॉरी, ऊपर वाला 5 से 3 में तो बनेगा, ऊपर वाला कहलाएगा कोडिंग स्ट्रैंड, नीचे कहलाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये बच्चा आपको याद रखना है। हमारा जो नया धागा बनेगा वो हमेशा किस दिशा में बनता है? तो याद रखना, वो बनेगा 5 से 3 की तरफ, इधर से। ठीक है, 5 से 3 की तरफ ये हमारा नया धागा बनाएगा। ठीक है, ये जो नया धागा बन रहा है इसी को आरएनए कहते हैं। ठीक है, ये जो नया धागा आपको दिख रहा है ना, इसी को आरएनए कहते हैं। डीएनए के दोनों धागे मिलकर एक धागे का निर्माण करेंगे। जो एक धागा आपको दिखाई दे रहा, हम इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं बच्चा आरएनए। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे क्योंकि वो कुछ पढ़े नहीं है, तो तुम लोगों का कंफ्यूजन निधि मैम है ना, वो दूर करेंगे। देखो, डीएनए के 2 गो धागा होते हैं। ठीक है, एक को कहते हैं टेम्पलेट रज्जू और एक को कहते हैं हम कोडिंग रज्जू। जो टेम्पलेट रज्जू होता है उसको मास्टर रज्जू भी कहते हैं, क्योंकि यही आपका आरएनए बनाएगा। हमने क्या कहा? डीएनए से आरएनए बनता है। डीएनए के 2 धागे हैं ना, दोनों धागे मिलकर एक नया धागा बनाएंगे। इस नए धागे को हम आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो सवाल, ये नया धागा बनाएगा कौन? सवाल है, ये नया धागा बनाएगा कौन? तो मेरे दोस्त याद रखना, इस नए धागे को बनाएगा हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड में एक कोडिंग स्ट्रैंड था, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड था। जो हमारा बच्चा
टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जो हमारा क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, वो आपका नया आरएनए बनाएगा, जबकि कोडिंग स्ट्रैंड ये नहीं बनाता है, ये नहीं बनाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, डीएनए को टेम्पलेट रज्जु अनुलेखन के दौरान एमआरएनए का निर्माण करेगा। कोडिंग रज्जु डीएनए एक अनुक्रम है जिसका क्षार अनुक्रम एमआरएनए के समान होता है, बस थाइमिन को छोड़कर। ठीक है, टेम्पलेट के रूप में ये कार्य करता है, जिसे डीएनए में यूरेसिल द्वारा प्रस्थापित करते हैं, बकवास है। ठीक है, बस याद रखना, जो हमारा टेम्पलेट है वो 3 से 5 की तरफ होगा, और जो हमारा कोडिंग है वो 5 से 3 की तरफ होगा। समझ में आया कि नहीं? देखो सिंपल सा है, हमारे पास डीएनए के ये 2 धागे हैं, एक धागा हमारा 5 से 3 की तरफ होगा और एक धागा हमारा 3 से 5 की तरफ होगा। बस बच्चा आपको याद रखना है, जो 5 से 3 की तरफ है इसको कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, ये आपका नया धागा नहीं बनाएगा। ठीक है, जो नीचे वाला 3 से 5 की तरफ है इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, ये नीचे वाला धागा क्या करेगा, हमारा आरएनए बनाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, आरएनए बनाएगा। जो आरएनए बनेगा ना वो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह होगा, जो बिल्कुल कैसा होगा, कोडिंग स्ट्रैंड के समान होगा। आपको यही लिखना है, अनुलेखन की प्रक्रिया में आरएनए में 2 धागे होते हैं, आरएनए का 5 से 3 की तरफ दिशा वाले धागे को कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, जो आपका आरएनए नहीं बनाता, जबकि नीचे वाला धागा जो 3 से 5 की तरफ का है ये हमारा नया धागा बनाता है, एमआरएनए बनाता है, इसीलिए इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, ये आपको याद रखना है। बताओ दोनों समझ में आया? आरएनए का नया धागा कौन बनाएगा, आरएनए का नया धागा कौन बनाएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाएगा। किसकी तरह बनाएगा, कोडिंग स्ट्रैंड की तरह बनाएगा। बस फर्क क्या होगा, आप सबको पता है डीएनए में कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, ATGC है ना, A फॉर एडेनिन, T फॉर थाइमिन, G फॉर ग्वानिन, C फॉर साइटोसिन। ATGC पाया जाता है कहां पर, ATGC पाया जाता है हमारे डीएनए में, लेकिन आरएनए में बच्चा क्या होगा, तन्नी सांतर, आरएनए में तन्नी सांतर होगा, AUGC पाया जाएगा। बस याद रखना, आरएनए में T के जगह पर U यानी यूरासिल पाया जाता है, बस इतना ही फर्क है। ये जो हमारा नया धागा बना है ना, ये बिल्कुल ऊपर वाले के समान होगा, बस फर्क क्या होगा, इसमें जहां जहां T होगा इसमें वहां वहां U होगा। सिर्फ इतना ही आपको फर्क देखने को मिलेगा, है ना, सिर्फ इतना ही आपको फर्क देखने को मिलेगा, किसमें, टेम्पलेट कोडिंग स्ट्रैंड और हमारा जो नया एमआरएनए बना है उनके बीच में। ठीक है, ये सभी लोग याद रखोगे, सभी लोग अपनी कॉपी में बच्चा एक बार लिख कर दिखाओ, है ना, अपनी कॉपी में एक बार लिख कर बताओ। चलो हम सवाल पूछते हैं, बताते चलो। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब खुद से ही दो, मम्मी पापा बगल में होंगे, सुन रहे होंगे कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है। जरा बताओ डीएनए के कितने धागे होते हैं, 2 धागा होता है। ठीक है, 5 से 3 की तरफ, 5 से 3 की दिशा की तरफ के धागे को क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। 5 से 3 की दिशा की तरफ जो धागा है उसे क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। नीचे वाला जो 3 से 5 की तरफ है हम उसे क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। हमारा एमआरएनए कौन बनाएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाएगा। ठीक है, जो हमारा नया एमआरएनए बना है वो किसकी तरह होगा, ऊपर वाला यानी कोडिंग स्ट्रैंड की तरह होगा। फर्क क्या होगा, बस इतना फर्क होगा कि कोडिंग स्ट्रैंड में जहां जहां थाइमिन है, एमआरएनए में वहां वहां यूरासिल होगा, वहां वहां यूरासिल होगा। ये बस आपको याद रखना है, सिर्फ इतना बच्चा आपको याद रखना है, काम हो जाएगा। बताओ क्लियर है? ठीक है, हमारी दीदू से जलने वाले भी कमाल करते हैं, महफिल अपने लिए सजाते हैं और चर्चे हमारी दीदू के करते हैं। वाह वाह प्रिया गौतम जी, क्या बात है कि एक ही दिल है, कितनी बार जीतेंगी आप। थैंक यू सो मच प्रिया, थैंक यू। चलो जल्दी बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हाँ जी मैम, यहाँ तक सबको समझ में आ चुका है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा, आधुनिक मानव अपने आप को देखो है, बल्कि हम लोग यार पहले वाला ठीक था, आपको नहीं लगता बच्चा है, आपको नहीं लगता है पहले का जमाना कितना अच्छा था, जब हम लोग पत्थर घिस घिस के आग लगाते थे, जब हम लोग जानवरों को दौड़ा के शिकार करते थे, जब हम लोग बच्चा न खाना पकाने का डर, न पढ़ाई का डर, कौनो चीज का डर और नहीं था, है। पहले का समय कितना अच्छा था, पहले का मुंह न हम लोग को। आज के समय में लोगों को स्ट्रेस हो जाता है, अगर चेहरे पे भैया एगो पिंपल निकल जाए, 36 बार हम लोग शीशा में देखेंगे, अरे बप्पा एगो पिंपल निकल गया, एगो पिंपल निकल गया। जब तक उस पिंपल को शर्म ना आ जाए कि वो अंदर चला जाए, तब तक हम लोग बोलते रहते हैं। ठीक है, होता है कि नहीं? तो पहले का समय कितना अच्छा था, एग्जामों नहीं देना रहता था, कौनो टेंशन नहीं। वरना यहाँ
है। ई कौन सा जन्म है हम लोगों का? हम लोग काहे आधुनिक मानव में आए जी? हम लोगों को नियंडरथल मानव या होमो इरेक्टस या क्रोमैग्नॉन मानव उनमें होना चाहिए था। एग्जाम में नहीं देना पड़ता, बस पत्थर घिस घिस के आग लगाते रहते। चलो कोई बात नहीं, दुखी दुख है। हम लोग क्या है? आधुनिक मानव है। तो आधुनिक मानव के बारे में, अपने बारे में कुछ चीजें बताइए। बताओ क्या क्या है? अपने आप को देखो, अपने शरीर को देखो और बताओ आप में क्या खास है आदिवासी मानव में और आपके बीच में क्या क्या चीजें अंतर दिखाई दे रही हैं। तो देखो भैया, पहले के जो हमारे मनुष्य थे वो कैसे चलते थे? ऐसे झुक कर चलते थे, ठीक है, झुक कर, आई हो, ठीक है। जैसे अभी हमारे में बुढ़िया लोग चलती हैं, आयो दादा खाना देबू कि नहीं हमके, ऐसे, ठीक है। तो ये पहले के लोग चलते थे। अब हम लोग आधुनिक हैं। आधुनिक लोग कैसे चलते हैं? ऐसे चलते हैं। आधुनिक लोग भैया सीधा चलते हैं। लाइक का बटन दबा दिए हो? जल्दी दबाओ लाइक का बटन फटाफट से। हाँ हाँ, लाइक करो और दोस्तों को शेयर भी कर दो, ठीक है। ऐसे चलते हैं ना। तो ये हमारा पहला फर्क है। दूसरा फर्क क्या है बच्चा? पहले के जो लोग थे उनका जो दिमाग था वो सिर्फ खाए में लगा रहता था। लेकिन आजकल के लोग भैया, इनका दिमाग बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक, ठीक है। आज भैया हमारे जो इंसान है वो दवा भी बना रहे हैं, ठीक है। वो दवाओं का भी निर्माण कर रहे हैं जान बचाने के लिए, और जान लेने के लिए गोलियों का भी निर्माण कर रहे हैं, है ना। हमारे बिहार में क्या है? लोहा फेंको AK-47 निकलता है, ठीक है। ये हमारा बिहार है। हमारे यूपी में भैया है, टीना फेंको सीधे कट्टा निकलता है। तो ये हमारा यूपी बिहार है, ठीक है। तो यूपी बिहार की क्या ही बात करना है, वो तो सब पर भारी है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को बताना है कि आधुनिक मानव में क्या क्या विशेषताएं थी। तो आप लिखिएगा चुपचाप से कि आज से करीबन 2 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है, 2 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में आधुनिक मानव का विकास हुआ, ठीक है। क्या क्या याद रखना है? आज से करीबन 2 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में आधुनिक मानव का विकास हुआ। अब इनके बारे में बताना है। क्या क्या चीजें लिखेंगे, आओ देखा जाए, ठीक है। तो आधुनिक मानव को होमो सेपियंस कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति अफ्रीका में हुई। MCQ में आएगा आधुनिक मानव कहां से निकले? तो अफ्रीका से, ठीक है। जिनकी उत्पत्ति अफ्रीका से हुई और वे लगभग 2 लाख 1 10 100,000 10,000 लाख, ठीक है, 2 लाख वर्षों पहले विकसित हुए। आधुनिक मानव की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? तो सीधा खड़ा होना, विकसित मस्तिष्क, हमारा भाषा है, अमूर्त तर्क है, औजारों का उपयोग करना हम जानते हैं, हम सर्वाहारी, हम सब कुछ खाते हैं, ठीक है, भोजन को पका करके खाते हैं। ये सारी चीजें क्या है बच्चा? हमारी विशेषताएं हैं। ये क्या है बच्चा? ये सारी की सारी चीजें हमारी विशेषताएं हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्या क्या लिखोगे? लिखना आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम। जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में, ठीक है। कमेंट में सारे के सारे लोग लिखिए आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। जल्दी बताओ आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। होमो सेपियंस होता अरे दादा ही कौन नजरियावत था, ठीक है। होमो सेपियंस होता है। आगे की तरफ उसके बाद लिखेंगे आधुनिक मानव का विकास। लिखते कुछ लिखा कुछ जाता है। आधुनिक मानव का विकास अफ्रीका में 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है। आगे है इनकी मुख्य विशेषताएं। क्या क्या है? इनकी मुख्य विशेषताएं बच्चा क्या है? पहला सीधा खड़ा होना। पहला है सीधा खड़ा होना, ठीक है। विकसित मस्तिष्क। इनका भैया आधुनिक मानव वाला खोपड़ी बहुत खराब होता है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। विकसित मस्तिष्क,
ठीक है, सुंदर चेहरा, आधुनिक मानव का सुंदर चेहरा है जैसा भी है बच्चा, है ना। हम लोग पहले वाले लोगों से तो सुंदर है ना, भले जैसे भी दिख रहे हो, है ना, लेकिन भैया पहले वाले लोगों से तो सुंदर ना दिखते हैं, तो सुंदर लिख मत देना, बस बताने के लिए आपको बता रहे, ठीक है। सीधा खड़ा होना, विकसित मस्तिष्क, थोड़ी, थोड़ी की थोड़ी क्या होता है जी, थोड़ी का पाना, ये क्या बोलते हैं, थोड़ी, थोड़ी, छोड़ो, थोड़ा थोड़ी को हटा देते हैं, ठीक है। दांत, दांतों की उपस्थिति, उपस्थिति, ठीक है। भाषा, भाषा, खुद की संस्कृति, संस्कृति, और ये सर्वाहारी होते हैं, कुछ भी खाते हैं, ये सर्वाहारी एवं भोजन को पका कर खाते हैं, एवं भोजन को पका कर खाते हैं, पका कर खाते हैं, है ना। इतनी चीजें बच्चा आपको लिख डालना है ना, इतनी चीजें क्या करना है, आपको लिख देना है। बताओ क्लियर है? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, फटाफट से बताते चलो, क्या यहां तक आपको क्लियर है ना। लगभग बच्चा यहां तक क्लियर है, ठीक है। पीडब्ल्यू के किस बैच में पढ़ाती हैं मैम? बच्चा अभी हम किसी बैच में नहीं है, ठीक है। मेरा अभी खुद के चैनल पे क्लासेस चल रहा है, इसी पे करो फ्री में, ज्यादा पीडब्ल्यू पीडब्ल्यू मत करो तुम लोग, ठीक है। है ना, अभी मेरे चैनल पे आप लोग पढ़ते रहिए। 10th की क्लासेस चलती है बिहार बोर्ड क्लास 10 पीडब्ल्यू पर, ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 10 पीडब्ल्यू पर, वहां पे आप लोग क्लासेस कर सकते हो। बाकी अगर बैचेस देखो, यहाँ पे तो हम सिर्फ आपको बायो पढ़ाते हैं, अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ना है तो फिर आपको बिहार बोर्ड वाला ये चैनल है, वहां पे जाना होगा, वहां पर भैया बैच है, आपका तगड़ा बैच है, जिसमें फिजिक्स आपको किशन सर पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री आपको निशान सर पढ़ाएंगे, हिंदी अंग्रेजी के लिए भी बड़े शानदार टीचर है, सब आपको मिलेगा, ठीक है, सब आपको मिलेगा, ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ तक सभी को क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक हमारे हर बच्चे को, मैम यूपी बोर्ड के लिए, अरे हाँ जी सचिन स्टडी जी, बिल्कुल यूपी बोर्ड के लिए है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला सवाल क्या है बच्चा? थोड़ी कहते हैं, थोड़ी उभरी हुई होती है, देखो थोड़ी भूल गए थे, है ना, गाना भी तो है, तोहरा थोड़ी पे हमारे दिल अटकल बा, है ना। तो थोड़ी, थोड़ी उभरी हुई पाई जाती है, थोड़ी उभरी हुई होती है, होती है, ये आपको याद रखना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं? पारजीनी जंतु किसे कहा जाएगा? पारजीनी जंतु किसे कहा जाएगा? ठीक है, ऐसे जीव जिसके अंदर किसी दूसरे का जीन उपस्थित हो, ऐसे जीव जिसके अंदर क्या होगा, किसी दूसरे का जीन उपस्थित हो, हम उसको क्या कहते हैं? पारजीनी जंतु कहते हैं। लिखेंगे, ठीक है, वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए, वांछित उत्पाद प्राप्त करने हेतु, प्राप्त करने, वांछित उत्पाद प्राप्त करने हेतु किसी जीव में, ठीक है, वांछित उत्पाद प्राप्त करने हेतु किसी जीव में क्या डालना? जीन, ठीक है, वांछित उत्पाद प्राप्त करने हेतु किसी जीव में, किसी जीव में वांछित जीन को, वांछित जीन को डाल देना, डाल देना, डाल देना, ऐसे जीवों को, ऐसे जीवों को पारजीनी जंतु कहते हैं। ठीक है, हमारे मुंह से बोला नहीं जा रहा, बट मुंह में छाला हो गया है, हम किसी को बता नहीं रहे थे, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है यार। तुम लोग खुद सोच, छाले में बहुत दर्द होता है ना, ठीक है। अरे इतना दर्द क्यों होने लगा अचानक से? हाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है, दर्द सहेंगे, क्लास लेंगे, पूरा जितना क्वेश्चन लाए वो तो करा के ही जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बताओ क्या सभी को क्लियर है? रुक जा बेटा अक्षिक, तो तुहार आई लव यू निकाला थी 1 मिनट में, जाओ उधर ही बोलते रहना आई लव यू, गधा कहीं का, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है। एगो एगो 3 वर्ड सीख लिए नालायक, इस 3 वर्ड का मतलब नहीं पता इन सब नालायकों को, हैं? आज तक 1 रुपया कमाई नहीं है, लेकिन ये वर्ड बोल देना है किसी को भी, क्या जा रहा है? कौन सा पैसा लग रहा है ये वर्ड बोलने में? बोल दो भैया, पटी तो पटी, नहीं तो जय सिया राम बोल के निकल जाना है, नालायक। चलो यहाँ बताओ, पारजीनी जंतु समझ में आया? पारजीनी जंतु मतलब
ऐसे जीव जिसमें हम क्या करते हैं, किसी दूसरे का जीन डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए, है ना। वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए आपको याद रखना है, किसी जीव में वांछित जीन को डाल देना ताकि उस जीव से वांछित उत्पाद प्राप्त किया जा सके। ऐसे आयुष बाद में बता देते बच्चा, लास्ट में बता देते हैं। ऐसे जीवों को पारजीवी जंतु कहते हैं। ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? पारजीवी जंतु कहा जाता है। ये आपको याद रखना है ना, ये बच्चा आपको याद रखना है। बताओ क्लियर है? हाँ जी मैम, यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? जी मैम, जी मैम, बहुत बढ़िया। आइए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे जंतु जिनके डीएनए में बाहरी या अन्य प्रजाति का जीन डाला जाता है जिससे वो कोई नया या इच्छित लक्षण प्रदर्शित करे, ऐसे जीवों को पारजीवी जीव कहा जाएगा। ऐसे जीवों को क्या कहा जाएगा? पारजीवी जीव कहा जाएगा। बताओ क्लियर है? हाँ जी मैम। आइए अगला सवाल है, जैव विविधता का महत्व समझाइए। जैव विविधता पहले होता क्या है? देखिए, जैव विविधता का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जहां पे अलग अलग तरह के जीव पाए जाए। ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं, हम उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं जैव विविधता। जैसे तो हमारा क्लास है, ठीक है, हमारी क्लास में क्या, यूपी के बच्चे, बिहार के बच्चे, राजस्थान के बच्चे, एमपी बोर्ड के बच्चे, हर बच्चा कहता है कि अरे बायो पढ़ना है तो निधि मैम क्या, चलो ठीक है। तो भैया इसी को जैव विविधता कहेंगे, यानी एक ऐसा जगह जहां पे अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं, उसी को जैव विविधता कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। लिखोगे कैसे? किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों, ठीक है, किसी निश्चित क्षेत्र में एकांक समय पर पाए जाने वाले जीवों को, किसी निश्चित क्षेत्र में एकांक समय पर पाए जाने वाले किसी निश्चित क्षेत्र में एकांक समय पर पाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु तथा पौधों, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु तथा पौधों को ही जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता कहते हैं। बताओ सभी को यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ना जी, क्या लग रहा है? क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, लगभग हमको लग रहा है मेरे हर एक बच्चे को यहाँ तक तो बातें समझ में आ चुकी हैं, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है जैव विविधता किसे कहते हैं। तो सिंपल सा है, किसी निश्चित क्षेत्र में एकांक समय पर पाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों तथा पौधों को ही जैव विविधता कहेंगे। क्या कहेंगे? जैव विविधता कहेंगे। आपका सवाल क्या है बच्चा, कि जैव विविधता के महत्व क्या है? ठीक है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु क्यों रखना है, क्या फायदा है मेरे दोस्त? तो जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जैव विविधता किसके लिए? पृथ्वी पर जीवन के लिए और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला, यह हमें भोजन देता है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो अलग अलग प्रकार का खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, स्वच्छ हवा मिलेगा, पानी मिलेगा, औषधि, इतने प्रकार के जो दवा होते हैं वो इन्हीं जीव जंतु और पेड़ पौधों से न बनता है। तो ये रहेंगे तो ही तो मिल पाएगा। जलवायु को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके बिना हमारा स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और जीवन की गुणवत्ता खतरे में